तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन रोटर का पहला भाग पार्ट हमने कर लिया था आर्मेचर। पहला भाग आर्मेचर का हमने अभी पिछले वीडियो में किया। सेकंड पार्ट हम करेंगे सॉकेट। तो सॉकेट क्या होती है? सॉकेट जो आर्मेचर के केंद्र बिंदु में लगी होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वह भाग जिस पर आर्मेचर घूर्णन गति करता है या जिसकी सहायता से आर्मेचर फ्री घूर्णन करता है, केंद्रीय भाग में स्थित रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं। और सॉकेट किसकी होती है? माइल्ड स्टील की बनी हुई रहती है। किसकी? माइल्ड स्टील की सॉकेट बनी रहती है। कैसी होती है? ठोस बेलनाकार माइल्ड स्टील की रहती है। आकार पूछा जाए तो आकार कैसा रहता है? ठोस बेलनाकार। काम पूछा जाए कि इसका क्या काम है, तो सॉकेट पर क्या होता है? आर्मेचर स्थापित किया जाता है। उपयोग काम होता है आर्मेचर को स्थापित करने के लिए। उपयोग काम होता है आर्मेचर को स्थापित करने के लिए। दूसरा उपयोग कम्यूटेटर को स्थापित करने के लिए। स्थापित करने के लिए अर्थात यहां से अपने को पता चल गया कि सॉकेट मूल रूप से उपयोगी है और इसके दो अहम कार्य हैं। दोनों कार्य क्या है? पहला है आर्मेचर भी कहाँ लगा रहेगा? सॉकेट पर रहेगा। और कम्यूटेटर भी कहाँ रहेगा? सॉकेट पर ही लगा रहेगा। इसके साथ कूलिंग फैन भी अपना सॉकेट के साथ ही जुड़ा रहेगा। कूलिंग फैन भी कहाँ रहेगा? सॉकेट पर ही लगा रहेगा। तो तीसरा अपन बोल सकते हैं कूलिंग फैन को स्थापित करने के लिए तो ये सॉकेट के मुख्य कार्य है। सॉकेट का आकार मोटर या जनरेटर के अनुसार निर्धारित होता है। कोई फिक्स मापतोल नहीं है कि इतने डाया इतनी लंबाई का होना चाहिए या इतने केजी का होना चाहिए। सॉकेट का ये मापतोल फिक्स नहीं, ये हर मशीन के अनुसार अलग अलग परिवर्तित होता रहता है, जो आज तक कभी ना तो पूछा गया और ना ही कोई पूछेगा इस चीज। सिर्फ ये पूछते हैं कि किसकी बनी होती है, कैसी होती है, किस आकार की होती है, क्या उपयोग है। तो ये किसकी बनी है? माइल्ड स्टील की। आकार कैसा होता है? ठोस बेलनाकार होता है। लंबी वर्तीय रूप से होती है, लंबी। उपयोग कहाँ किए जाते हैं? मुख्य उपयोग उसके आर्मेचर को स्थापित करने के लिए, कम्यूटेटर को स्थापित करने के लिए और कूलिंग फैन को स्थापित करने के लिए। अब चलिए दोस्तों, तो यहाँ हमने पढ़ लिया है कि आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि कम्यूटेटर। अब देखते हैं कि तीसरा रोटेटिंग पार्ट अपना आ रहा है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर का शुद्ध नाम क्या है? दिक् परिवर्तक। हिंदी नाम है दिक् परिवर्तक। काफी बार एग्जाम में दे देते हैं कि दिक् परिवर्तक का कार्य क्या है या दिक् परिवर्तक क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो दिक् परिवर्तक है क्या? कम्यूटेटर ही है। कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है? दिक् परिवर्तक। अब कम्यूटेटर एक्चुअली है क्या, यही चीज समझने वाली बात है। तो यहां से अपने को नाम हो रहा है दिक् परिवर्तक। दिक् का मतलब दिशा, डायरेक्शन चेंज करने वाला। किसकी? जो आर्मेचर में ईएमएफ पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन चेंज करने वाला भाग ही अपना क्या कहलाएगा? दिक् परिवर्तक कहलाएगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? कार्य लिख देते हैं। जनरेटर में उत्पन्न या प्रेरित ऐसी स्वभाव के वोल्टेज को डीसी रूप
में परिवर्तित कर कार्बन ब्रश पर परिवर्तित कर कार्बन ब्रश पर उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। तो कम्यूटेटर का कार्य परिवर्तक का क्या है कि जो जनरेटर में प्रेरित हुआ है एसी स्वभाव का वोल्टेज, उस वोल्टेज को कौन से रूप में परिवर्तित कर देगा? दिक परिवर्तक किस रूप में परिवर्तित कर देगा? डीसी रूप में परिवर्तित कर देगा। देखो परिवर्तक से पता चल रहा है कि बदलने वाला है किसको? दिक, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अभी बात आ रही है कि जो आर्मेचर में प्रेरित होता है वो किस स्वभाव का होता है? तो हमने कल पिछले क्लास की वीडियो में देखा था कि E बराबर BLV sin थीटा। तो जो हमेशा कौन से स्वभाव का होता था? AC स्वभाव का। उसको ये किस में चेंज कर देगा? केवल DC वेव में चेंज कर देगा। किसमें? DC वेव में। ये अपनी DC वेव होगी, इस वेव में दे देगा। और ये है अपनी AC वेव। तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या हो गया? AC वेव को DC वेव में कन्वर्ट करना। अब ये करता कैसे? तो उसको समझने के लिए कम्यूटेटर के भागों के बारे में देखेंगे। तो कम्यूटेटर में मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? तो कम्यूटेटर में दो भाग होते हैं। कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सेगमेंट्स। पहला भाग क्या कहलाता है? सेगमेंट्स। और दूसरा भाग होता है माइका। या फिर इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। और माइका होती है वो क्या होता है? अचालक। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि चालक और अचालक की एक क्रमागत लेयर, चालक और अचालक की एक क्रमागत लेयर और वर्ताकार रूप से या छल्ले के रूप में बनी हुई होती है। तो उसे हम क्या कह देंगे? कम्यूटेटर कह देंगे। अब चालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? सेगमेंट्स। चालक हम वो क्या कह देंगे? सेगमेंट्स। अब यहाँ पर सेगमेंट्स की धातु अगर पूछ ली जाए, सेगमेंट्स की धातु, तो धातु होती है हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर। अब कई बार आ जाता है कि हार्ड ड्रॉन कॉपर, तो कॉपर क्या है? हार्ड ड्रॉन तांबे का ही रूप है, कॉपर का ही हार्ड कठोर कर्षित, कठोर किया हुआ तांबा क्या कहलाता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर कहलाता है। ये जैसे अपन बात करते हैं तो कॉपर के अलग अलग रूप होते हैं। एक होता है कॉपर, एक होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, एक होता है सुपर इनेमल्ड कॉपर। तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है? सबसे अच्छी चालकता कौन से कॉपर की होती है? मतलब कॉपर में भी कौन से कॉपर की होती है? तो सबसे ज्यादा उच्च चालकता होती है सुपर इनेमल्ड कॉपर की। किसकी? सुपर इनेमल्ड कॉपर की। तो ये भी याद रखने वाली चीज है कि अगर कॉपर में भी, कॉपर के रूपों में भी अपने को चालकता पूछी जाए कि सबसे ज्यादा उच्च चालकता किसकी होती है, तो वो होती है अपनी सुपर एनिमल कॉपर की। तो यहाँ सेगमेंट्स में कौन सा कॉपर इस्तेमाल किया जाएगा? हार्ड कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा। और माइका है, माइका का नाम है अपना अभ्रक। इसको हार्ड को मतलब कठोर ड्रॉन कर्षित, तो कठोर कर्षित तांबा भी बोलते हैं इसको। क्या? कठोर कर्षित तांबा। तो हाइड्रोन कॉपर अगर नाम याद न रहे तो क्या नाम याद रख सकते हैं अपन? कठोर कर्षित तांबा। अब ये होते कैसे? एक वर्ताकार रूप में, एक छल्ले के रूप में रहते हैं। किसके रूप में? छल्ले के आकार। जैसे ये गोल एक अपना छल्ला है, मान लीजिए क्या है अपना गोल? एक छल्ला है,
अब इसमें क्या होगा कि देखो एक भाग किसका रहेगा, माइका का, फिर एक भाग किसका रहेगा, सेगमेंट का, फिर वापस एक भाग माइका का, फिर वापस सेगमेंट का, ऐसे रहेंगे। जैसे ये भाग हमने किसका मान लिया, माइका, और ये रिक्त स्थान वाला भाग किसका है, सेगमेंट का। तो इस रूप में क्रमागत रूप से गोल चला रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर। अब यहां से कुछ चीजें याद रखने वाली है। कम्यूटेटर किसमें बना रहता है, चालक और अचालक दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनता है। चालक भाग को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अचालक भाग को क्या कहेंगे, माइका। किसका उपयोग, सेगमेंट किससे बने हुए रहते हैं, हार्ड और कॉपर से। अचालक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, माइका का। माइका का शुद्ध नाम है अभ्रक। अगर हार्ड रोड का शुद्ध रूप हिंदी अर्थ पूछे तो हार्ड रोड, कॉपर। इनका क्रम पूछे तो किस क्रम में, एक के बाद एक लेयर के रूप में रहेंगे। अब कई बार होता है कि सेगमेंट्स का आकार पूछ लिया जाता है। तो सेगमेंट्स का आकार देखो, ये देखो थोड़ा सा गौर करेंगे हम तो ये अपने को ऐसे नजर आएगा। कैसे, ऐसे सेगमेंट्स कैसे रहेंगे, इस आकार में रहेंगे अपने। अगर यदि हम गौर करेंगे तो सेगमेंट्स पर गौर करना कि ये किस आकार में है, इस आकार में। तो अगर ये गौर करके देखें तो ये आकार हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ऐसे वी रूप में दिखाई दे रहा है। किस रूप में, वी रूप में। तो सेगमेंट्स का आकार कैसा होता है, तो सेगमेंट्स का आकार होता है वी। सेगमेंट्स का आकार कैसा होता है दोस्तों, तो सेगमेंट्स का आकार होता है वी आकार। किस आकार का, वी आकार का। क्यों बनाया जाता है वी आकार, वी आकार का बनाने के पीछे कारण क्या है, तो क्या कारण है, देखो अगर यदि वी आकार में है तो ऐसे अगर वी ऐसे अपन रखेंगे तो क्या होगा, वर्ताकार में इनको आसानी से रख देंगे। देखो वी आकार में रखे तो क्या हुआ, वर्ताकार रूप में रखने में आसानी हो गई। नंबर 1 नोट करो पॉइंट, वर्ताकार रूप में व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है। आगे सुनिए दूसरी बात, अगर यदि इनको वी आकार में नहीं रखेंगे, किस अगर चौकोरा आकार में रखेंगे तो कैसे, अव्यवस्थित रूप आ जाएगा अपने पास। कैसे, अव्यवस्थित रूप आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये रूप हो गया अपना अव्यवस्थित, इसलिए वी आकार का रूप रखा जाता है। दूसरा कारण क्या है कि जब ये घूर्णन गति करेंगे तो केंद्र की ओर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है, एक होता है अकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अकेंद्रीय बल होता है केंद्र से दूर फेंकने वाला और अकेंद्रीय बल होता है केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला। तो वी आकार है तो देखो इसका झुकाव किस ओर रहेगा, केंद्र की ओर। किस ओर, केंद्र की ओर। तो मेन जो मुख्य है लाभ वो है अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न कर तो मुख्य दूसरा मुख्य क्या है इसका कि अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करके इनको क्या करेंगे, केंद्र की ओर आकर्षित किए हुए रखेंगे। अगर अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा तो रोटेटिंग रहेगा, घूर्णन गति के दौरान ये बाहर की ओर बल लगा करके इधर लगाएंगे अंदर की ओर, तो अंदर की ओर बल लगाएंगे तो सापट पर निश्चित रूप से दबे हुए रहेंगे या फिक्स रहेंगे। जबकि यहाँ अगर यदि इसको आयताकार रूप में लेते तो अकेंद्रीय बल उत्पन्न होता, क्योंकि एक समान रूप से वितरित होता बल
और उस अवस्था में अभिकेंद्रीय बल कम हो जाता है और अपकेंद्रीय बल बढ़ जाता है। यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल ज्यादा हो रहा है जबकि अपकेंद्रीय बल कम है, नगण्य है। अब इस बीच के रिक्त स्थान में क्या रहेगी? माइका। बीच में कौन भर देंगे? माइका। तो माइका की अगर यदि लेयर पूछी जाए तो माइका की लेयर हमेशा कैसी होती है? चपटे रूप में या उल्टे वी के रूप में, चपटी, तिरछापन। किसके रूप में? तिरछापन के रूप में। तो ये अपना कम्यूटेटर का आकार हो गया। और कम्यूटेटर में अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका कार्य क्या है कि इसको राइजर की एक भाग और होता है राइजर, नेक्स्ट भाग होता है राइजर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट भाग नीचे कि क्या है? राइजर। तो राइजर किसे कहते हैं? सेगमेंटों की वे सिरे या सेगमेंटों की वह भाग जहां पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे आकर के जुड़ते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग चालकों को सेगमेंट्स पर जोड़ने वाला सोल्डरिंग किया गया सोल्डरिंग किया गया कम्यूटेटर का भाग। राइजर कहलाता है। राइजर किसी में जहां पर देखो आर्मेचर वाइंडिंग से जो भी तार रहेगा जो यहाँ जैसे सोल्डरिंग होगा तो ये बाहर का भाग जहां जहां सोल्डरिंग हो रही है ये बाहर का भाग अपना क्या कहलाएगा? राइजर कहलाएगा। ये जो जहां सोल्डरिंग हो रही है ना ये भाग अपना क्या कहलाएगा? राइजर कहलाएगा। राइजर का मुख्य कार्य क्या है? कम्यूटेटर और आर्मेचर वाइंडिंग को आपस में जोड़ना। तो राइजर का कार्य क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग व कम्यूटेटर को जोड़ना, आपस में जोड़ना। यह हो गया अपना राइजर का कार्य। अब बात करते हैं कम्यूटेटर का बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं कि कम्यूटेटर क्या कार्य करता है। जो अभी हमने देखा है कि ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो कैसे करता है? तो ये चीज और देखते हैं। उतार लिया हो तो देखो यहां से हम क्या करेंगे? इसको एसी सप्लाई किस प्रकार की? आर्मेचर में प्रभावित होने वाली ये सप्लाई मिलेगी एसी स्वभाव की। अब जो ये रोटेटिंग करेगा तो देखो ये तो आपस में कंटिन्यू जुड़े हुए ही हैं। तो जहां जहां अपने को जो कम्यूटेटर में राइजर सेगमेंट्स मिल रहा है, जहां जहां अपने को सेगमेंट्स मिल रहा है तो सेगमेंट्स की सप्लाई तो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट अपने पास सेम टू सेम आ जाएगी। और जहां जहां अपने को माइका आ रही है तो माइका क्या कर देगी? उस साइकिल को देखो दे एसी में तो सेगमेंट्स तो क्या कर दिया? सेगमेंट्स वाला भाग किस प्रकार का? चालक। तो चालक ने अपने इससे की वेवफॉर्म निकाली, जबकि नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए कौन आ गई? माइका या चालक आ गया। तो माइका और अचालक है तो वो कोई भी सप्लाई को पास नहीं करेगी। माइका एक अचालक है और अचालक कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता, इसलिए ये क्या कर देगा? हाफ साइकिल को रोक देगा। फिर वापस आगे का सेगमेंट्स आया तो आगे का सेगमेंट्स आएगा तो क्या हो जाएगा? वापस अपने को मिल जाएगी।
फिर वापस अपने पास माइक आई तो 0 हो जाएगी, फिर वापस सेगमेंट्स आया तो वापस वेवफॉर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये तो इसका इनपुट हो गया कम्यूटेटर को मिलने वाली सप्लाई, और ये इसकी आउटपुट हो गई कम्यूटेटर की, और ये कम्यूटेटर का इनपुट हो गया। तो कम्यूटेटर किस प्रकार की सप्लाई लेता है, एसी सप्लाई देता है, और किस प्रकार की देता है, डीसी सप्लाई देता है। ये हो गया आपका कम्यूटेटर का कार्य।